सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भाई कैसे हो आप सभी? आई थिंक मस्ती हो गए, जैसा मैं हूँ वैसे आप सभी हो गए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप का, सो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो, जो मैं हेल्प कर पाऊंगा मैं आपकी ज़रूर करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्रैश कोर्स चला है, लूसेंट के वो क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपके एग्जाम पे एक्सपेक्टेड आ सकते हैं या प्रीवियस टाइम के जो क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। बुक को अपने पास रख लेना है, रजिस्टर उठा लेना है, पेन उठा लेना है, देन ये मीन्स इस सीरीज स्टार्ट करनी है। पार्ट 6 तक मैंने अपलोड कर दिया है, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकेगा तो लिंक दे दूंगा। बाकी स्टार्ट करते हैं। रागा वालों के लिए भी आज से क्रैश कोर्स पे वर्क कर रहा हूँ, तो फिर डोंट वरी, अपना पढ़ाई करते रहो भाई और फुल हेल्प होगा। सो स्टे हियर एंड ऑल द बेस्ट। चलो चलते हैं। और ये जो मैं चैप्टर आज कराने वाला हूँ फिर से 7 पार्ट है और ऑलमोस्ट 3 से 4 चैप्टर मैंने कराए हैं। तो लास्ट ये 4-5 डेज़ में मैंने ये कराए हैं, तो भाई 20 चैप्टर प्लस हो गए हैं लूसेंट के। आज तो 20 प्लस हो ही जाएंगे और इन्हें कंप्लीट करो। डेफिनेटली 15 प्लस स्कोर करने में आपकी फुल हेल्प करेंगे। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, यहाँ से करो और प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा टेस्ट लगा पाओ। मैं कहता हूँ एक दिन में 5-5 टेस्ट लगाओ, मतलब कि 5-5 घंटे किसके लिए दो? टेस्ट लगाने के लिए। तो बगल में टाइम भी नहीं लगाना होगा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट पे होता क्या, बगल में टाइम चलता रहता है। चलो ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट पे बात कर लेते हैं। ऊष्मा का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अथवा एक ही वस्तु से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। यहाँ पे मेन देखो, इस चैप्टर में केवल मुझे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। केवल यही तीन चीज़ें और इसके एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है वो मैं केवल बात करने वाला हूँ। और कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगा जो आपको बताना चाहिए। हाँ, ऊष्मा चालकता गुणांक का डायमेंशन जरूर आता है, हमेशा मोस्टली आता है, तो उससे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। मतलब कि आज का जो चैप्टर होने वाले हैं इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। चालन क्या है, कंडक्शन क्या है? ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों के अपने स्थान से हटे बिना पहुंच जाती है, ठीक है। जो पदार्थ में मटेरियल के पार्टिकल होते हैं उन्हें हटे बिना, ठीक है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। संवहन क्या होता है, कन्वेक्शन, ऊष्मा के स्थानांतरण की उस विधि को जिसमें माध्यम के कण अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान तक जाते हैं और दूसरे कण उनके स्थान पर आ जाते हैं, उसे संवहन कहते हैं। ये देखो, मतलब मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ से चला गया तो मेरी जगह पे और कोई ले लेगा, उसे हम बोलते हैं संवहन, ठीक है, उसे बोलते हैं कन्वेक्शन। विकिरण, रेडिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में बिना माध्यम को प्रभावित किए विकिरण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। तापीय ऊष्मीय विकिरण आपको पढ़ने का कोई नीड नहीं, इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। समतापी पृष्ठ भी चलो कोई नहीं, ताप प्रवणता भी आप छोड़ सकते हो, इतना ये आपके एग्जाम पे आने के लायक नहीं है। जो मुझे एक्सपेक्टेड लगता है वही मैं आपको बताता हूँ। ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक पे आपको फार्मूला नोट डाउन कर लेना और चाहो तो ये थ्योरी भी पढ़ सकते हो कि किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था में उस पदार्थ की 1 सेंटीमीटर लंबी तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली क्षण में 1 सेकंड में प्रवाहित होती है, ठीक है। और इसका जो फार्मूला मीन्स इससे में भी न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम पे बन सकते हैं और मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो क्यू बराबर फार्मूला होता है के ए θ1 माइनस θ2 T/L, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है θ1 माइनस θ2 क्या है, तपांतर ए या क्षण के अनुप्रस्थ काट का एरिया मीन्स क्षेत्रफल और एल आपकी लेंथ है क्षण की। भाई ये वाले चीज़ें याद करो। ऐसा ही पद्धति में जो आपको ऊष्मा चालकता का मात्रक होता है वो वाट प्रति मीटर केल्विन, फर्स्ट ही चैप्टर आप जब पढ़ोगे मात्रक और विमा वाला तो उसमें ये मिल जाएगा। तो वाट प्रति मीटर केल्विन, वाट प्रति मीटर केल्विन, वाट प्रति मीटर केल्विन, मुझे तो याद हो गया, आपका पता नहीं। आगे सीजीएस में कैलोरी प्रति सेंटीमीटर सेकेंड। नेक्स्ट, ऊष्मा के सुचालक कोई जरूरी नहीं है। आगे अचालक अथवा उष्मारोधी, ये देखो, अचालक और उष्मारोधी में यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई हैं, पढ़ ले। तो ये एस्बेस्टॉस एंड एबोनाइट, इसके बारे में अचालक से बात कर लेते हैं। जिस पदार्थों से होकर उष्मा का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता उन्हें अचालक या उष्मारोधी कहते हैं। प्रकृति में कोई भी पदार्थ पूर्णतः अचालक नहीं है। व्यवहार में एस्बेस्टॉस तथा एबोनाइट लगभग अचालक पदार्थ की बात व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो एस्बेस्टॉस तथा एबोनाइट मीन्स अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, बाकी वैसे कुछ भी नहीं है, बट ये ओवरऑल बोले जाते हैं। अगला, यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ब्लर है, मैनेज करो कोई बात ना। उसमें प्रतिरोध, ये बात भी नहीं है। उसमें प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक छोड़ दो। हाँ, उसमें प्रतिरोध का विमीय सूत्र, और देखो मैं बता दूं, आपका ये जो ऊष्मा चालकता गुणांक है इसका भी डायमेंशन आपको याद करना है। MLT-3 - 1 आई थिंक होता है, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर, इसे कंफर्म कर लेना। और नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, उसमें प्रतिरोध का विमीय सूत्र, इसी से एक एयरफोर्स के एग्जाम पे विमा से एक क्वेश्चन जरूर आता है, नेवी पे जरूरी नहीं है बट एयरफोर्स पे जरूर आता है, ठीक है। और उसमें प्रतिरोध के लिए यहाँ पे सीरीज पे दिया हुआ है, तो R बराबर R1 + R2 + R3 डॉट 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 Rn तक। नेक्स्ट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको करनी है, यहाँ पे छोड़ सकते हो। उसमें आप पारे उत्सर्जक अथवा विकिरण, परावर्तक, अवशोषक, वही होगा परावर्तक जो किसी चीज़ को परावर्तित करते हैं, वही तो लिखा हुआ है। देखो, अवशोषण करते हैं, परावर्तित करते हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। आदर्श कृष्णिका,
आदर्श कृष्णिका किस पे निर्भर करता है, ये आता है ताप पे निर्भर करती है। किस पे डिपेंड करती है, ताप पे निर्भर करती है, ठीक है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होती है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। प्रिवोस्ट का ऊष्मा नियम, प्रिवोस्ट के अनुसार प्रत्येक ताप पर ऊष्मा को उत्सर्जन तथा अवशोषण साथ साथ होती हैं। आगे चलो चलते हैं। अवशोषण क्षमता, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सब छोड़ते हैं। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम देखो दो नियम होते हैं। प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है और दूसरा जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। वैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है और वो याद रखना, जो चैप्टर आएगा तब मैं जरूर बात करूँगा, वहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो व्हीटस्टोन सेतु P/Q = R/S, ये वाला लास्ट टाइम आस्क किया गया था, सीधा यही पूछा था, तो ये वाला याद रखना। जब व्हीटस्टोन सेतु का जो फिगर ऐसे ऐसे बनता है ऐसे ऐसे, ठीक है, वही वाला। आगे और नेक्स्ट है स्टीफन का नियम। स्टीफन के नियम में एक चीज़ बता दूं, स्टीफन का नियम क्या है, ऊपर चलता हूं बताता हूं। हाँ, ये स्टीफन का नियम का फार्मूला ब्रदर याद कर लेना। मैं आई थिंक जो मैंने कल सीरीज कराई थी इसी ऊष्मा संचरण वाले चैप्टर से पहले, उसमें भी मैंने आपको नोट डाउन कराया है। ये इंपॉर्टेंट है, E प्रोपोर्शनल टू T⁴। कभी कोई पूछ लेता है इनमें से स्टीफन का नियम कौन सा है, तो E प्रोपोर्शनल टू T⁴, ठीक है। जहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वीन का विस्थापन नियम। वीन के अनुसार आदर्श कृष्णिका में उत्सर्जित विकिरण में विकिरण की अधिकतम तीव्रता के संगत तरंग दैर्ध्य लैम्डा कृष्णिका को परम ताप T की व्युत्क्रमणपाती होती है। मीन्स लैम्डा m आपका व्युत्क्रमणपाती होता है 1/T के, किसके 1/T के। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, यही पे कोई ऑप्शन था नहीं तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का शीतला नियम, अभी आप इसे लेफ्ट कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। आगे चलो, छोड़ो, अभी आते हैं आप सीधा, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं MCQ पे, जो एक्सपेक्टेड आ सकते हैं, जो आने लायक होंगे उन्हीं पे केवल बात करेंगे और ज़्यादा कुछ अपने को यहाँ पे बात करना नहीं है। सो किसी धातु की ऊष्मा चालकता निर्भर करती है, किस में निर्भर करती है, दोनों सतहों के समांतर तापांतर पर, धातु के प्लेटों की मोटाई पर, प्लेट के एरिया पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इनमें किसी पे भी निर्भर नहीं करते और ये आपको नोट डाउन भाई कर ही लेना है। ऊष्मा चालकता का मात्रक है, मैंने बार बार आपको बताया था, वाट प्रति मीटर केल्विन, वाट प्रति मीटर केल्विन, वाट प्रति मीटर केल्विन, वाट प्रति मीटर केल्विन, याद करते रहो, बिल्कुल वीडियो रोको और रट्टा मार लो भाई, मतलब थोड़ा सा मतलब अरे यार जी जान लगा दो, एयरफोर्स पे जाना है ना, और दूसरों को दिखाना कि भाई अब एयरफोर्स में, उस दिन को याद करो जिस दिन आप ट्रेनिंग से आओगे, तो भाई आपका अलग ही स्वैग होगा भाई। एक तो एक बड़े, एक तो एक नेता लोग गांव में, जो अभी दोस्त, जो मतलब दोस्त क्या, बगल वाले मोहल्ले वाले अच्छे से बात नहीं करते, पहले भैया भैया करेंगे, समझे ना, वो उस सीन को याद करो बस। आगे, आणविक संगठनों द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, गुणों में निम्न संचयों में कौन सा खाना बनाने के बर्तनों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो निम्न उसकी विशिष्ट ऊष्मा होना चाहिए, उच्च चालन। ये क्वेश्चन नोट डाउन जरूर करना, ये वाला जरूर नोट डाउन करना। अगला, इस चैप्टर में भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो कर लेना। एक तप्त पिंड बहुत शीघ्रता से, मतलब कि मैं बता दूं सभी एग्जाम में नहीं आए, बट प्रैक्टिस सेट वगैरह में इस चैप्टर के मुझे हमेशा मोस्टली क्वेश्चंस मिलते हैं। काली और खुरदरी हो जाएगा। एक तप्त पिंड बहुत शीघ्रता से ऊष्मा विकृत करती है, इसकी सतह होती है काली और खुरदरी होती है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगला, ताप विद्युत पुंज एक यंत्र है जो नापता है, आपका विकिरण नापता है, रेडिएशन मापता है, रेडिएशन मेजर करता है। अगला, एक कृष्णिका को गर्म करने पर वो उत्सर्जित करती है सभी तरंग लंबाइयों का विकिरण, सभी तरंग लंबाइयों का विकिरण उत्सर्जित करती है। एक आदर्श कृष्णिका है, क्या है आदर्श कृष्णिका, अंदर से काला किया हुआ एक खोखला बर्तन, अंदर से काला किया हुआ एक खोखला बर्तन एक आदर्श कृष्णिका है। क्या है, अंदर से काला किया हुआ खोखला बर्तन, ठीक है। आगे चलो चलते हैं। स्टीफन का नियतांक का मात्रक मैंने आपको पहले ही बताया था, वाट बटे मीटर स्क्वायर। भैया एक बात बताऊं, इसी टाइप का आपके एग्जाम पे आएगा, जो अगर आता है, अगर बाई चांस आपका यूनिट SI यूनिट वगैरह आते हैं, डायमेंशन आएगा तो इसी का पूछेगा, ऐसा ही कुछ पूछेगा। इतना इजी नहीं पूछेगा कि कार्य का बता दो, शक्ति का बता दो, क्योंकि हमें वो आते हैं और वो सभी को आते हैं, तो इतना इजी नहीं करता ना। आगे, जब ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण तय होता है तब माध्यम का ताप अपवर्तित रहता है, नो चेंजमेंट। अगला, तांबा, लोहा, चांदी तथा एल्यूमिनियम की चालकताओं का क्रम है, तो पहले चांदी आती है, फिर तांबा आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, देन लोहा आता है, ठीक है। तो पहले तो अभी तो चांदी का कहाँ काम ही, अभी चांदी तो सब चोर ले जाते हैं, तो चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। अगला, लालटेन की चिमनी के नीचे छिद्रों का कार्य होता है लैंप के जलने के समय संवहन धारा बनाए रखना। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई, में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इस चैप्टर से मैं बताऊं आपके एग्जाम पे। इसके बाद जो ऊष्माधारिता वाला भी चैप्टर है, ठीक है, उसमें चालकता गुणांक वाला, इस चैप्टर से आपके एग्जाम पे 1 से 2 क्वेश्चन डैम श्योर आएंगे, पक्का आएंगे। अब कोई भी टेस्ट लगाओ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिलेगा।
न्यूटन का शीतला नियम एक विशेष व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टीफन के नियम की। किसकी है? न्यूटन का शीतला नियम एक विशेष व्यवस्था है। किसके? स्टीफन के नियम की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिंड एक नियत समय में महत्तम ऊर्जा विकिरण करता है, उनके आकार प्रकार समान हो? तो कृष्ण पिंड। 16 का कृष्ण पिंड। ओके, 16 का बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। पूर्णतः काली वस्तु की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 1 होती है। पूर्णतः काली वस्तु की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 1 होती है। आगे और भी कोई? हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 और 21 दोनों करने लायक है। क्या है? जब किसी वस्तु को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में रखा जाता है तो उसका ताप 10 मिनट में 60 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो अगले 10 मिनट के बाद इसका ताप होगा, सिंपल सा घट जाएगा तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, उधर भी घट जाएगा तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाएगा। ओके, सो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे भी आपको करना है। 21 नंबर क्या है? तारा और ताप रंग के बीच का संबंध प्राप्त होता है। मीन्स तारा और ताप के बीच जो डिफरेंस बताता है, मान लो वो कौन बताता है? तो वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपका बताता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे इस चैप्टर में ये देखो 22, एक धातु और एक लकड़ी का टुकड़ा 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखे जाते हैं। यदि दोनों को हाथ से छूते हैं तो क्या होगा? धातु का टुकड़ा लकड़ी के टुकड़े से ज़्यादा गर्म होगा। सिंपल सी बात है। धातु का जो आपका धातु और लकड़ी का टुकड़ा 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सिंपल सी बात है। एक लोहा एक लकड़ी रखोगे, दोनों को हीट मतलब दोनों को ऐसे मान लो आग ही जला दो, ये लॉजिक कहता हूँ। थोड़ी देर बाद टच करोगे, कौन ज़्यादा हीट देगा? सिंपल सा है, धातु वाला देगा। आगे चलो चलते हैं, ये हो गया चैप्टर। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछता हूँ, वीन का नियम क्या है? बताओ, वीन का नियम क्या है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा दिमाग लगाया होगा या मेरे बताते बताते नोट डाउन किया होगा तो 1-2 बार अपने मन से लिखा होगा तो भाई पता हो गया होगा। बताना ABCD क्या होगा, ठीक है। देन अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर क्या है? ऊष्मागतिकी। एयरफोर्स 2018 सेकेंड पे 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, ठीक है। और ये मैं कभी भी मैंने गलत नहीं लिखा, 2018 पे आए थे यहाँ पे क्वेश्चन। सो ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे तो जरूरी आपको करना है। तो चलो इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ गाइज। है क्या, जैसे कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए, जैसे आप अब फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसकी जानकारी, इसका मतलब ऑनलाइन जैसे बोलते हैं, बहुत लोग आप में से कमेंट करते हैं कि भाई मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी, आज एग्जाम हो जाए तो आज 50 नंबर ला दूं। तो मैं कहता हूँ परीक्षा पे जाओ, ठीक है। और एक बात बता दूं अभी, एक पहला नंबर तो थैंक यू, एक 100 जो स्टार्टिंग के यूजर थे उनको यहाँ पे बोला था कि आपका 50% ऑफ कर देंगे, मतलब कि 50% छूट पे दे रहे थे। वो भी जो भी टेस्ट सीरीज थी, उसमें मैं बता दूं टेस्ट सीरीज के कुछ फायदे, 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। अगर ले लिया तो स्किप कर दो 1 मिनट वीडियो। 30 टेस्ट मिलते हैं अपने को, 30 से 35 टेस्ट तक बोथ लैंग्वेज में होते हैं, एग्जाम लेवल पे होते हैं, जैसे एग्जाम पैटर्न होता है उसी टाइप में होते हैं। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होता है, और सबसे बड़ी बात जब रिजल्ट आता है तो रैंक देख पाते हैं। तो मैं कहता हूँ ऑफलाइन टेस्ट 120-130 रुपये का मिलता है, 20 प्रैक्टिस सेट। ये 100 मेरा अभी आज मैं बता दूँ 23 बचे हैं, 23 कूपन बचे हैं, जो जब 100 हो जाएंगे देन अपने को फिर वही ऑनलाइन D40 कूपन कोड का ऐड करना होगा। मतलब कि उसी के बारे में बताना होगा कि अभी इससे डाल के देन आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, और फिर से वो टेस्ट सीरीज 170 रुपये की हो जाएगी, 168 की। तो अभी 140 की है, ठीक है। तो आप में से कोई भी टेस्ट लगाना चाहता है तो भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा ऐप से बेस्ट अभी कुछ नहीं है। और अपनी जानकारी अपने आप को परखने के लिए कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरी प्रिपरेशन कैसी है, तो मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालना, और इसे डालोगे तो 140 मतलब 50% अभी डालोगे तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो फिर सर कर देंगे तो देन 40% आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मेरा एक ही मोटिव है, मैं रिकमेंड करता हूँ परीक्षा में, खुद यहाँ पे रहता हूँ इस वजह से। बट मैं एक बात बता दूँ, आप कहीं से भी लगा सकते हो, ऑनलाइन लगाओ, कहीं से भी लगाओ, आपस में 2 दोस्त हो ना, 2 दोस्त मिलके बाई कर लो और दोनों लोग लगाओ। रूम पे कहीं पे रहते हो, बट है क्या, थोड़ा सा फीलिंग आता है कि हाँ भाई एग्जाम में बैठे हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे होता है ना। बाकी आपको अपने फ़ोन पे ही देना होता है। सो ऑल द बेस्ट, जैसा वो बताना। जो भी डाउट बनता हो मुझसे आस्क कर लेना। इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, या आप दे देना कि भाई मुझे इसके रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, तो मैं आपकी फुल हेल्प जरूर करूँगा। ओके, अभी चल रहे थे ऊष्मागतिकी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विज्ञान की वह शाखा जो ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा में परस्पर संबंध का वर्णन करती है ऊष्मागतिकी कहलाती है। ऊष्मागतिकी निकाय, जैसे बर्तन में भरी गैस। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। देखो, जब किसी निकाय का चर समय के साथ परिवर्तित हो रहे होते हैं तो उस प्रक्रम को ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। व्यवहार में होने वाले ऊष्मागतिक प्रक्रम इस प्रकार हैं: समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, या फिर रुद्धोष प्रक्रम। रुद्धोष प्रक्रम वही होता है जैसे वही एनर्जी वाला ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो होता है वही। बाकी और कुछ यहाँ पे पढ़ने लायक है नहीं आपको, मैं वही चीज़ बताऊँगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगेगा। बाकी आप चाहो तो पढ़ सकते हो फुल का फुल, कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्त प्रक्रम भाई बहुत गर्मी लग रहा था तो मैंने फ़ैन ऑन कर लिया है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा तो मैनेज कर लेना। उष्मागतिकी में किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू और पी और डेल्टा वी चाहो तो नोट कर लो, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी मैंने ये सारा पढ़ रखा है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा आता नहीं है आपके एग्जाम पे ना, यहाँ पे आपको ये कुछ मिलेगा। समायतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य 0 होता है, समायतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य 0 होता है, और समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर पी V2 माइनस V1, पी डब्ल्यू बराबर पी V2 माइनस V1, ये दोनों नोट करना। ये वाले 7.4 का 4, 5 और 6 वाला समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य ये होता है। समायतनिक में, समायतनिक वाला याद रखना, समायतनिक वाला पूछा भी गया है, समायतनिक में किया गया कार्य 0 होता है। अगले चलते हैं, उस्मानी का द्वारा कोई नहीं छोड़ो। नेक्स्ट यहाँ पे उष्मा की ऐसा इकाई जूल होती है, सीजियस मात्रा में कैलोरी होती है, कैलोरी 4.18 जूल होता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा कोई जरूरी नहीं है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, हाँ ये देख लो, उष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ लेना, DQ माइनस DW होता है। जब किसी निकाय को ऐसे बाह्य करने में समर्थ उष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशिष्टित उष्मा उसके वृद्धि द्वारा किए गए बाह्य कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। आगे चलो, गैसों की विशिष्ट उष्मा, स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा, स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा, ये दोनों के दोनों का लेना, स्थिर आयतन पे और स्थिर दाब पे, ठीक है। मेयर का सूत्र जो होता है CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, इसमें संबंध पूछ रहा है किसमें, गामा एवं एफ के बीच में, रिलेशन बिटवीन गामा एंड एफ, देन जो आपका रिजल्ट आ रहा है बाद में वो आ रहा है 4R, ये आ रहा है। गामा इक्वल टू CP अपन CV इक्वल टू 1 + 2 अपन F, इसे भी कर लेना। मुझे लगता है ये आपकी अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये मैंने देखा नहीं है कभी, बट ये भाई आ सकता है, एक्सपेक्टेड की लिस्ट में इसे ऐड कर सकते हो। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम वह नियम जो उष्मा के कार्य में परिवर्तित होने की परिस्थितियों को निर्दिष्ट करता है, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहलाता है। आगे चलो, उष्मा इंजन पे बात कर लेते हैं। उष्मा इंजन, आंतरिक दहन इंजन और वगैरह वगैरह हटाओ, इसे उष्मा की दक्षता, इंजन की दक्षता, देन प्रतिशत ये भी छोड़ो, स्रोत, सिंक, कार्यकारी प्रभाव, विद्युत मोटर, कुछ भी ऐसा नहीं। हाँ ये चीज़ मिली, रुको एक चीज़, कार्नोट इंजन वाला मिलता है, हाँ ये भाई नोट करना, पक्का पक्का पक्का, बहुत बार आया है, बहुत बार। कार्नोट इंजन की दक्षता क्षमता, कार्नो इंजन की दक्षता क्षमता, ये वाला पूरा पढ़ना, इतना तो पढ़ ही लेना। मैं पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पे नीटा बराबर Q1 माइनस Q2 अपन Q2, और ये 1 माइनस T2 अपन T1, ये एग्जाम पे आया है, और ये पूरा का पूरा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये भी पूछा और ये भी पूछा, अलग से पूछ सकता है। दक्षता N बराबर नीटा बराबर होता है 1 सेकंड में इंजन द्वारा किया गया कुल कार्य अपन स्रोत द्वारा ली गई उष्मा। कार्नो इंजन की दक्षता क्षमता ऊपर से पढ़ना है, यहाँ पे कार्नोट इंजन से पढ़ना, कार्नोट इंजन से लेके नीचे तक ये सारा का सारा लपेट लेना है, ठीक है। कार्नोट इंजन की दक्षता क्षमता स्रोत T1 और सिंक T2 के तापों पर निर्भर करती है। कार्नोट इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रगति पर निर्भर नहीं करती है। देन आगे चलो, उष्मागतिकी का प्रथम नियम में संरक्षित है ऊर्जा, ऊर्ध्वोष्ण प्रक्रम में स्थिर रहने वाली राशि उष्मा, आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। आदर्श गैस, ठीक है, कि आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल आयतन पे। किसी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। किसी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। एक गैस का आयतन रुद्धोष्म ढंग से बढ़ रहा है, इसका ताप क्या होगा, इसका ताप घटेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका टेम्परेचर जो होगा घटेगा। आगे, किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। चक्रीय प्रक्रम में किसी गैस की जो मीन्स आंतरिक ऊर्जा होती है, इनिशियल एनर्जी होती है, वो कैसी रहती है, वो आपकी नियत रहती है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है। समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है, आंतरिक ऊर्जा। समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है, आंतरिक ऊर्जा, इनिशियल एनर्जी। अगला, जब समतापी परिवर्तन होता है तो P एवं V, ठीक है, प्रेशर एवं आयतन दोनों के दोनों बदलते रहते हैं। रुद्धोष्ण प्रक्रम में गैस पालन करती है किसका, पायसन के नियम का। ये क्वेश्चन भी भाई देखो, ये चैप्टर में आज जो मैंने कराए हैं और उसका यहाँ पे जो MCQs आज जो मैंने कराए हैं, थोड़ा सा मुझे लगा आज डेली से टाइम ज़्यादा लगेगा, बट मैं एक बात बता दूँ, ये वाले आज ये चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, बिल्कुल धुआं फाड़ देना इन चैप्टर्स का, क्योंकि इन चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और भाई मैं बता दूँ, मैं कहता हूँ 1 नंबर 2 नंबर आएगा तो ऐसा लगता है यार 2 नंबर 25 में केवल 2, लेकिन भाई डेली 2 हो रहा है, 20 चैप्टर हो गया। मैं कहता हूँ डेली एक भी कराते रहने, 7 सेशन किए तो 7 नंबर से भी ज़्यादा आ जाते अगर आप करते हो, ठीक है। सो आगे चलते हैं, और मेरा टारगेट है कि 15+ बस आपका हो जाना चाहिए फिजिक्स सेक्शन पे, फिजिक्स पे 15+। आगे,
निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म में नहीं हो सकता है? डी नंबर है बर्फ का जमना। गैस के रुद्धोष्म प्रसार में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। वही सिंपल सी बात है, मैंने बताया था ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, वही सेम यही होता है, वही एनर्जी नाइदर क्रिएटेड बट इसमें ऊष्मा का होता है, ठीक है, हीट का। अगला 16, एक गैस की आंतरिक ऊर्जा कम होती है, कब होती है? कम रुद्धोष्म प्रसार में। किसमें कम होती है? रुद्धोष्म प्रक्रिया में। 17 नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कुछ कहने को नहीं। 17 और 19 और Cp माइनस Cv का अंतर होता है R होता है, ये तो आपको पता है। 17 देखो, एक गैस के रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए ताप एवं आयतन में संबंध होता है, तो Tv की पावर गामा माइनस 1, Tv की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, Tv की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 17 नंबर भाई नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है बहुत। 18, गैस को एक निश्चित द्रव्यमान का V1 से V2 आयतन तक प्रसार होता है जिसका प्रक्रम में दाब अधिकतम होगा, हुआ है समदाबी। आगे, कार्नोट इंजन की दक्षता निर्भर करती है किस पे? स्रोत तथा सिंक के तापों पे। स्रोत तथा सिंक के तापों पे 1 - T2/T1 मुझे तो याद हो गया, नेक्स्ट टाइम कभी एग्जाम दूंगा तो जरूर इसे चीर के आऊँगा, फाड़ के आऊँगा, करके आऊँगा। स्रोत का ताप बढ़ाने पर कार्नोट इंजन की दक्षता क्या होती है? वो घटती है। स्रोत का ताप बढ़ाने पर कार्नोट इंजन की दक्षता क्षमता क्या होती है? घटती है। भैया ये वाले क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, मतलब इन्हें कर ही लेना। प्रैक्टिस सेट वगैरह पे बहुत मिलेंगे ऑनलाइन पे। उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम किए गए कार्य के समतुल्य होता है, यह कथन किसका था? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का कथन था। और कुछ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, निष्पादन गुणांक बीटा कहते हैं, किसे कहते हैं? रेफ्रिजरेटर की दक्षता को, रेफ्रिजरेटर की दक्षता को, ठीक है गाइज। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट आज कराए, आई थिंक आज मैंने 2 ही चैप्टर कराए, बट दोनों को दोनों बहुत भयंकर तरह से इंपॉर्टेंट थे। टेस्ट लगाओ, इन्हें कंप्लीट करो पहले, देन परीक्षा पे टेस्ट लगाओ, मुझे अपना स्कोर बताओ, जो भी डाउट्स हो बताओ, भाई आपका है, फुल हेल्प करेगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल फॉर योर सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।